अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी बात का मेज़बान मैं हूं फिदाउल्लाह चौधरी। आज हम बात करेंगे हेल्थ इश्यूज़ पर। ये हेल्थ के जो प्रॉब्लम्स लोगों को फेस करने पड़ते हैं वो तो एक जानिब, उसके साथ साथ जो हेल्थ फैसिलिटीज़ देने वाले डॉक्टर्स हैं उनको जो प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं आजकल के दौर में। इस गवर्नमेंट के अंदर जो पीटीआई की गवर्नमेंट आई है इसके अंदर उनके प्रॉब्लम्स बढ़ गए हैं। बहुत से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि आम आदमी की नज़र में ही नहीं है। हम तो सिर्फ डॉक्टर्स को किसी न किसी जगह पे ब्लेम कर रहे होते हैं उनके, लेकिन उन चीज़ों को सामने मद्देनज़र नहीं रख रहे होते जिनकी वजह से उनको मसाइल का शिकार हैं वो लोग। जिस तरह से अभी इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ज़ुल्करनैन हैदर, जॉइंट सेक्रेटरी हैं पीएमए के। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। खुशामदीद कि आप आए और आपके साथ बात करने का मौका मिला हमें। जी बहुत तो शुक्रिया। ये बताइएगा कि जो आजकल जो डॉक्टर्स को एक बड़ा मेन इशू आ रहा है कि एक इनका नेशनल लाइसेंस एग्ज़ाम है, ये एक इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है। तो पहले तो इस तरह से नहीं था, अब इससे डॉक्टर्स को क्या प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा नेशनल लाइसेंसिंग एग्ज़ाम है, ये जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की बॉडी बनी है नई, पीएमडीसी को तहलील करके हमारी नज़र में तो ये बॉडी इलीगल है। इन्होंने ना जो इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जिस तरह की बॉडी होनी चाहिए थी, जिसमें प्रॉपर इलेक्शन होते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, उस तरह की बॉडी बनी नहीं है। जो ये अब बॉडी बनी है इसमें एक वकील नायब सदर है। डॉक्टर्स की बॉडी में आपको हैरत होगी किसी बार कौंसल में कोई डॉक्टर नहीं हो सकता, लेकिन एक वकील नायब सदर है और एक ताजिर है। इस तरह की इन्होंने अपने दोस्तों को नवाजा है और इस तरह की एक बॉडी बनाई है जिसको ग्राउंड रियलिटीज़ का पता ही नहीं है। गवर्नमेंट सेक्टर के डॉक्टर्स जो सीनियर प्रोफेसर या वाइस चांसलर या प्रिंसिपल्स हैं उनको शामिल ही नहीं किया गया। उन्होंने एक नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम इम्पोज करने की, थोपने की कोशिश की डॉक्टर्स पे। डॉक्टर्स पहले ही एग्जाम दे रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जिस तरह है उसमें बिल्कुल 5 साल एग्जाम, प्रोफेशनल एग्जाम देते हैं। उसमें एक जजमेंट का सिस्टम है कि इंटरनल एग्जामिनर होता है इधर का, एक्सटर्नल एग्जामिनर बाहर से आता है, आउट ऑफ सिटी किसी और हॉस्पिटल से, वो रिटर्न होता है, वाइवा होता है, पूरी जजमेंट होती है। उसके बाद 1 साल की हाउस जॉब होती है, उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। उसके बाद एक नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम लेना किसी तौर पे ही लॉजिकल नहीं है। जो ये एग्जाम्पल देते हैं कि जी बाहर का यूके में, यूएसए में इस तरह के एग्जाम होते हैं, जो उधर एग्जाम होते हैं उनके बाद उनको पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करनी पड़ती, उनको पोस्ट ग्रेजुएशन में दाखिला मिल जाता है। हमें इसके बाद नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम के बाद जो सीपीएसपी है उसका एफसीपीएस पार्ट 1 करना पड़ता है, या यूएचएस की जो डिग्री प्रोग्राम है एमएसएमडी पार्ट 1 करना पड़ता है। जब हमारी बात हुई इनके पीएमसी से और डॉक्टर्स ने एहतजाज भी किया, उस पर डॉक्टर्स की जानिब से ये आई राय कि अगर आपने इस तरह का एग्जाम लाना है तो उसकी पहले पॉलिसी बनाएं। जो लोग 5 साल पहले इंडक्ट जो आप हो चुके हैं, जो सेकंड ईयर थर्ड ईयर एमबीबीएस में हैं, या जो आप हाउस जॉब में जो फाइनल ईयर में, इनके ऊपर ये पॉलिसी लागू ना करें। जो नए आने वाले हैं, जो फर्स्ट ईयर में अब आएंगे, उन पे लागू अगर करनी है तो उसके टर्म्स एंड कंडीशन बनाएं कि इनको पार्ट 1 एग्जाम्प्ट होगा इनका, यानी कि इनको नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम करने के बाद इनको ट्रेनिंग जॉब्स मिलेंगी, इनकी जॉब सिक्योरिटी होगी, इनको किसी किस्म का फर्दर फ्यूचर में कोई मसाइल नहीं होगा। अब नेशनल लाइसेंसिंग एग्जाम करने के बाद आप डॉक्टर को भी ट्रेनिंग ना दें, उसके बाद उनको एफसीपीएस का एक और एग्जाम देना पड़े, एमएसएमडी का एग्जाम देना पड़े, उनको मेडिकल ऑफिसर की जॉब ना मिले, तो फिर ऐसे एग्जाम का तो कोई फायदा नहीं। नहीं, अभी सुल्तान साहब ये देखिएगा, अभी जो जो पॉलिसी अभी की गई है जी जी। उसमें तो ये किया गया कि इन लोगों को जो है कि जो अभी से यानी कि जो थर्ड सेमेस्टर में है, फोर्थ में है, वो लोग भी इसी कैटेगरी में आ जाएंगे। तो अब आप लोगों का पीएमए का क्या कहना है कि इन लोगों को जो अब आज से जब पॉलिसी बनाई गई है इसके बाद जो लोग एडमिशन लेंगे उन पे ये पॉलिसी लागू होनी चाहिए? उसमें ये था कि जो अब से लोग जो नेक्स्ट आए, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में आए, उनके लिए ये पॉलिसी नहीं लानी चाहिए, जो ताकि 5 साल बाद जब फाइनल ईयर से पास आउट हो उनके लिए एग्जाम हो। लेकिन उसके साथ ये टर्म एंड कंडीशन हो कि उनको कोई पोस्ट ग्रेजुएशन का कोई और एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, उनको कोई जॉब सिक्योरिटी होगी, और उसमें टर्म्स एंड कंडीशन बना के स्टेक होल्डर से बैठ के बात करके एक पॉलिसी बनाएं ताकि सबको एतमाद में लिया जाए। इस तरह की पॉलिसी इम्पोज करने से तो कोई फायदा नहीं होना, जब जो ऑन बोर्ड भी नहीं होंगे, डॉक्टर्स को भी नुकसान होगा और इसके साथ गवर्नमेंट को भी नुकसान होगा और इंतशार फैलेगा, एहतजाज होंगे, यही इस तरह जी बिल्कुल। जैसे अभी भी आप देख रहे हैं कि एहतजाज डॉक्टर्स कर रहे हैं, इस पर काफ़ी हद तक मूवमेंट्स भी चल रही हैं, नेगोशिएशंस भी हो रही हैं, लेकिन गवर्नमेंट अपनी बात पे बज़िद है कि हम इसी चीज़ को करेंगे, इम्पोज करेंगे और इसको लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। जी जी। उसका ये है कि गवर्नमेंट जो है बिल्कुल इलॉजिकल ग्राउंड्स पे है, उनका लॉजिकल ग्राउंड नहीं। हमारा लॉजिकल ग्राउंड है कि अगर पॉलिसी आपने लानी है किसी भी बाहर के मुल्क में, आप देख लें यूके यूएसए में जब पॉलिसी आई जाती है तो जो लोग नए आते हैं उन पे पॉलिसी की जाती है, इम्प्लीमेंटेशन होती है, 5 साल बाद वो आए। ये लोग पीएमडीसी से इनरोल हैं, इन पे ये पॉलिसी जब ये फर्स्ट ईयर में आए थे इन पे ये इम्पोज था ही नहीं कि एग्जाम देना है। अब इन पे एग्जाम इम्पोज नहीं हो सकता।
अगर आपने पॉलिसी लानी वैसे दूसरा बात है दूसरा इस पे करप्शन के भी पीएमसी पे तो बहुत सारे चार्जेस हैं। जिस तरह ये एमडी कैट इन्होंने एंट्री टेस्ट करवाया है, जी बिल्कुल। उसमें उनका इनके सिस्टम फेलियर हो गया है, इनके नेट काम नहीं किए, इन्होंने शादी हालों में एंट्री टेस्ट कराए हैं। पाकिस्तान की तारीख में कभी इस तरह का फ्लॉप एंट्री टेस्ट और इस तरह का वो नहीं हुआ। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पे भी इन पे अच्छा नहीं, रिजर्वेशन वैसे दिए हैं, कोर्ट में भी केसेस हैं, इन पे बहुत सारे इश्यूज हैं। जुल्करनैन एक बात है कि देखिए अगर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट क्या ही देती है कि नेशनल लाइसेंस एग्ज़ाम होगा, तो वो होगा तो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड ही, उससे बाहर तो नहीं होगा, जो आपने पढ़ा हुआ है उसी से रिलेटेड होगा ना। जी जी बिल्कुल। तो फिर इसमें इशू क्या है एक्चुअल? इसमें इशू ये है, जो मैं आपको बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये एग्ज़ाम बिल्कुल उसके जो तो हमने पढ़ा है उसमें से होगा, उसमें कोई मुश्किल चीज़ भी नहीं होगी, सबको चीज़ें आती भी होंगी जिन्होंने 5 साल पास की है, वो लाज़मी बात है। लेकिन इस पे एक एक्स्ट्रा बर्डन डालना है ना। आप अगर एक एग्ज़ाम हाउस जॉब के बाद ले रहे हैं, उसके बाद या तो पोस्ट ग्रेजुएशन दें, पोस्ट ग्रेजुएशन भी नहीं दे रहे, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एक और एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो जब डबल एग्जाम देंगे तो डॉक्टर्स की लाजमी बात है, अगर एग्जाम देना है उन्होंने 6 महीने उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, उसके लिए बैठना पड़ेगा। उनकी लाजमी बात है, उनके फाइनेंशियल भी लोगों के कंस्ट्रेंट्स होती हैं, जो हाउस जॉब करने के बाद फारिग होते हैं, फैमिलीज इंतज़ार कर रही होती हैं, किसी को पैसों की ज़रूरत होती है, लोगों ने अपनी लाजमी बात है फैमिली को भी सपोर्ट करना होता है। तो इस सिचुएशन पे एग्जाम दर एग्जाम डाल के एक लाजमी बात है, एक डिप्रेशन की फिजा डॉक्टर्स के लिए पैदा की जा रही है कि इलॉजिकल एग्जाम दर एग्जाम से डॉक्टर परेशान होंगे और ब्रेन ड्रेन होगा, डॉक्टर बाहर जाने का सोच रहे हैं। बहुत सारे लोग इन एग्जाम सिस्टम और इन नई पॉलिसियों से तंग आके पाकिस्तान छोड़ देंगे। बिल्कुल सही। और उससे प्रॉब्लम तो लाजमी बात है कि लोगों को, गरीब मरीजों को डेफिनेटली एक वो बीच में जो है लेपुल आ जाएगा जिसकी वजह से डॉक्टर्स उसको फिल नहीं कर शॉर्टेज सकेंगे हो जाएगी आप बहुत दोबारा ज़्यादा। से। उसके बाद क्योंकि ऑलरेडी आपकी पैराफ्रीज है, जो वहाँ पर डॉक्टर्स का बड़ा फुकदान है, वहाँ पर लाज़मी डॉक्टर्स बात नहीं अवेलेबल, तो जिसके से प्रॉब्लम का शिकार है। अच्छा ये बताइएगा कि अभी एक जो आपकी सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी है, उसमें भी बड़ा इशू देखने में आ रहा है कि सीट्स वो 1200 अनाउंस कर दी जाती है या मोर देन, और उसके बाद फिर वो 800 जो है पेड होते हैं, फिर बाकियों को फिर दोबारा से वो सीट्स खाली होंगी, इस तरह से किया जाएगा। तो इससे डॉक्टर्स क्या फील करते हैं कि सेंट्रल अनसिक्योरिटी? जी जी बिल्कुल। सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी जो है, इसमें बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं। ये पिछली हुकूमत लेके आई थी, उस टाइम भी पीएमए के प्लेटफॉर्म से भी हमने एहतजाज किया था। उसमें सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी में जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से पीजीआर दिए ही नहीं जा रहे। अब जो नया इशू पीएमसी ने किया, अब तो सीटें और ज़्यादा शॉर्टेज कर दी हैं। अब जिस तरह के है कि निश्तर में 1700 बेड हैं, लेकिन पेशेंट हमारे पास 2400 पेशेंट होते हैं, लेकिन जो हमें पीजीआर्स की सीट दी जा रही है वो 1100 बेड्स के हिसाब से भी कम दी जा रही। तो जो पीजीआर्स टू बेड रेशियो या पीजीआर टू पेशेंट रेशियो है वो पूरी नहीं की जा रही। और जो नई स्पेशलिटीज़ में, यानी कि फ़र्ज़ किया अब जो मेडिसिन है या सर्जरी है या गायनी है, पीड्स है, जो मेन स्पेशलिटीज़ हैं जो 24/7 इमरजेंसी देख रही हैं, उन पे मरीजों का इतना बर्डन है। पीजीआर बैकबोन है हॉस्पिटल्स की, पीजीआर 24/7 अवेलेबल होते हैं, इमरजेंसी में डील कर रहे होते हैं। जब 100 मरीजों को देखने के लिए 2 या 3 पीजीआर होंगे तो लाजमी बात है उससे पेशेंट पीजीआर पे बर्डन तो बढ़ेगा, डॉक्टर बर्डन बढ़ेगा, लेकिन पेशेंट केयर मुतासिर होगी, गरीब मरीजों का नुकसान होगा। अगर 100 पे 10 पीजीआर होंगे तो लाजमी बात है 50 पे 10 पीजीआर होंगे, जो फार्मूला है उसके हिसाब से होंगे। जब पीजीआर की तादाद ज़्यादा होगी तो मरीजों की केयर में फ़ायदा होगा। जिस तरह पहले किया गया अब उसमें उसको बहुत ज़्यादा ख़राब किया गया, और उस पॉलिसी की, इस पॉलिसी में फ्लास की वजह से पीजीआर्स की स्फेयर शॉर्टेज हुई है निश्तर हॉस्पिटल में। और निश्तर हॉस्पिटल में जो इमरजेंसी, अगर इसी तरह के हालात रहे तो 6 महीने साल तक 1-2 इंडक्शन में पीजीआर कम है तो बहुत ज़्यादा जो है हालात और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। अच्छा भी एक पीजीआर्स का इश्यूज भी देखने में है कि पीजीआर्स की सैलरीज का बहुत बड़ा इशू है कि उनकी मोस्ट प्रोबेबली सैलरीज लेट हो जाती हैं। जी जी। उनकी वजह से भी वो परेशानी का शिकार रहते हैं। उसका एक तो ये है कि सैलरीज जो हैं वो उसी कम है फेडरल के हिसाब से। पंजाब गवर्नमेंट की जो चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के साकिब निसार, उन्होंने जजमेंट दी थी केपीए अलाउंस था, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन। उन्होंने कहा था कि उसके हिसाब से डॉक्टर्स को ग्रेड के हिसाब से जो भी है उसको परफॉर्मेंस को जज करके वो अलाउंस दिया जाएगा। 2.5 साल हो गए इन हुकूमत ने कमेटियों के चक्कर में अभी तक वो अलाउंस नहीं दिया, ना उस अलाउंस के बारे में कोई फाइनल फैसला हुआ है कि किस तरह से एवोल्यूशन करके वो दिया जाएगा। आप परफॉर्मेंस की जजमेंट करें, डॉक्टर्स को देखें कि डॉक्टर्स ड्यूटी पे आ रहे हैं, प्रेजेंट हैं, काम कर रहे हैं, उसको करें। लेकिन जो एक अलाउंस डॉक्टर्स को, जो उनका राइट है, वो अलाउंस तो दिया जाए। डॉक्टर्स को उनका राइट दिया नहीं जा रहा। डॉक्टर्स तो जिस तरह कोविड में डॉक्टर लड़ रहे हैं, इस गवर्नमेंट को और इनको तो डॉक्टर्स को तो एक्स्ट्रा बेनिफिट देना चाहिए। अभी डॉक्टर्स के लिए तो एक रिस्क अलाउंस स्टार्ट किया गया था कि जी कि जो लोग कोविड ड्यूटीज़ कर रहे हैं उनको रिस्क अलाउंस दिया जाएगा। उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जो रिस्क अलाउंस था वो भी हमने चीखो पुकार किया तो इन्होंने रिस्क अलाउंस दिया। उसके बाद सिर्फ वो एक दफ़ा मिला है 3 महीनों के लिए, जून लास्ट ईयर, यानी कि मई, जून और जुलाई में 2020 में।
उसके बाद अभी तक किसी को नहीं मिला। हमारी चीफ मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई थी, चीफ सेक्रेटरी से भी, प्राइम मिनिस्टर भी इधर आए थे जब मुल्तान, उस टाइम भी हमने ये इशू रेज किया था कि डॉक्टर्स को कोविड अलाउंस नहीं दिया जा रहा और वो सिर्फ एक टर्म के लिए मिला है। उसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट कहता है कि उसकी चीफ मिनिस्टर ने अप्रूवल देनी है। चीफ मिनिस्टर ने उसके बाद लास्ट ईयर जुलाई से अब यानी कि सितंबर हो गया, 1 साल हो गया, किसी डॉक्टर को किसी किस्म का कोविड अलाउंस नहीं मिला। जी बिल्कुल, जिस तरह से डॉक्टर जुल्करनैन साहब से बात हो रही है कि डॉक्टर्स के जो मसाइल हैं, अभी कोविड की वजह से इनको जो एक रिस्क अलाउंस भी नहीं दिया गया, सिर्फ जो पिछले 2 साल कहा जा सकता है कि उसके अंदर जो है अभी तकरीबन 3 माह का सिर्फ रिस्क अलाउंस दिया गया। इस पर हम मज़ीद भी बात जारी रखेंगे। इस वक्त हम लेते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक। हम बात को जहाँ पर हमने छोड़ा था कि डॉक्टर्स को जो है कोविड की वजह से रिस्क अलाउंस नहीं मिल रहा उस तरह से जिस तरह मिलना चाहिए था, इसी बात को हम आगे कंटिन्यू करते हैं और जुल्करनैन साहब से भी पूछते हैं कि ये बताइए कि एक सबसे बड़ा जो मसला देखने में आ रहा है डॉक्टर्स की शॉर्टेज का आ रहा है कि हॉस्पिटल्स के अंदर जो है कि डॉक्टर की शॉर्टेज है। ये बात कर रहे हैं हम निश्तर हॉस्पिटल की, जो कि आपके साउथ का सबसे बड़ा जो है कि हॉस्पिटल है, और इससे आगे आप देखें बलोचिस्तान तक, DI खान तक कोई हॉस्पिटल नहीं है बड़ा इस लेवल का। तो यहाँ पर भी अगर डॉक्टर की शॉर्टेज है और इतने फंड्स बजट्स होने के बावजूद भी, तो इसका क्या एक्चुअल वजह क्या है? इसकी वजह है कि गवर्नमेंट की नाकिस पॉलिसी है, डॉक्टर्स की शदीद शॉर्टेज है। जिस तरह पहले PGRs की बात की, PGRs की भी शॉर्टेज है, इस तरह मेडिकल ऑफिसर और वुमेन मेडिकल ऑफिसर हैं, उसकी तकरीबन 100 से ज़ायद सीटें निश्तर हॉस्पिटल में खाली पड़ी हैं। लेकिन हुकूमत ने बेजा तौर पे पिछले 1 साल से पाबंदी लगाई हुई है कि एडहॉक पे रिक्रूटमेंट नहीं हो सकती। एडहॉक पे रिक्रूटमेंट की हमारा मुतालबा पहले से भी रहा है, हम सेक्रेटरी को भी मिले हैं, मिनिस्टर को भी मिले हैं कि एडहॉक पे रिक्रूटमेंट की इजाज़त दी जाए ताकि जो वेकेंट सीट्स हैं उस पर फौरी भर्ती हो और मसाइल हल हो। दूसरा जो टीचिंग फैकल्टी है, जिस तरह असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर, निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी जनूबी पंजाब की वाहिद मेडिकल यूनिवर्सिटी आपको पता है, उसमें प्रोफेसर्स की आधी से ज़्यादा सीटें खाली पड़ी हैं।
बेसिक साइड पे जो टीचर्स यानी कि स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, उसमें जो 6-7 मेन डिपार्टमेंट है, उनमें सिर्फ एक में प्रोफेसर है, बाकी सब में प्रोफेसर ही नहीं है, ना एसोसिएट है, ना असिस्टेंट है। गवर्नमेंट ना उस पे प्रमोशंस भी पेंडिंग है, उसके अलावा जो रिक्रूटमेंट की इजाज़त होती है डॉग पे या कॉन्ट्रैक्ट पे, जो वो भी यूनिवर्सिटी नहीं अपने है। तौर पे रख सकती है, अच्छा, लेकिन वो उस पे भी नहीं दे जुल्फ़िकार, रही। इसके साथ ये भी तो देखें ना कि अभी डीजी खान में कॉलेज स्टार्ट कर दिया, मेडिकल कॉलेज स्टार्ट कर दिया गया है। भावलपुर विक्टोरिया को जो है कि आई थिंक यूनिवर्सिटी बनाने का प्लान भी है। तो इसी तरह से बाकी जगहों को, चीज़ों को, स्ट्रक्चर्स तो अनाउंस कर दिए जाते हैं कि जी हम यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी बना देंगे, ये मेडिकल कॉलेज बना देंगे, लेकिन उस तरह से फैकल्टी नहीं प्रोवाइड की जा सबसे रही, बड़ा बिल्कुल सही जिसकी आपने वजह कहा। से जो एक्चुअल जो डॉक्टर्स वहाँ से जनरेट होने हैं, जिनकी जनरेशन जो वहाँ से आगे निकलनी है, जिसने आगे जाके चीज़ों को संभालना है, उनके पास अगर नॉलेज ही नहीं होगा, एजुकेशन ही उस लेवल की नहीं होगी, तो वो क्या करेंगे? बिल्कुल आपने सही कहा है, ये पॉलिटिकल स्टंट्स होते हैं कि ये इस तरह की एक्टिविटीज़ या इस तरह के प्रोजेक्ट अनाउंस कर देते हैं, लेकिन उस पर प्रॉपर वर्कअप नहीं करते। अब जिस तरह निश्तर में है कि जी सीटी स्कैन की मशीन एक नहीं लग गई, एक एमआरआई की मशीन नहीं लग गई, अब उस एमआरआई और सीटी स्कैन की चलाने के लिए भी ऑपरेटर्स और डॉक्टर्स चाहिए, उनमें एक्स्ट्रा फ़र्ज़ किया 100 सीटी स्कैन हो रहे हैं, 200 सीटी स्कैन होंगे, उनकी रिपोर्टिंग के लिए भी स्टाफ चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए। इस तरह न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट है, यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है, न्यूरोलॉजी है, और जिस तरह की सब स्पेशलिटीज़ हैं, उनमें अनाउंस तो कर दी गई, बना दी गई, लेकिन उसमें डॉक्टर्स की ना एसएनईज अप्रूव हुई, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट है पीड्स का, ना एसएनई अप्रूव हुई, ना डॉक्टर्स की भर्ती हुई। डॉक्टर्स की शॉर्टेज की वजह से जो मशीनें और जो इन्होंने अपनी तख्तियां लगा के इफ्तिताह कर देते हैं, लेकिन वो देर पा साबित नहीं होती और वो चल नहीं सकती। जिस तरह से अभी रिसेंटली मैंने देखने में आया कि नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट जो आपका है, उसमें डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा नेफ्रोलॉजिस्ट की शॉर्टेज है। बिल्कुल ऐसे ही नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट जो है, उसका आधा हिस्सा तो जो है डोनेशन पे बना है। डायलिसिस, ये रूमी साहब और इन लोगों ने डायलिसिस यूनिट और इन सब लोगों ने काफ़ी मुहैया ने डोनेशन दे के की है। उस तरह ओटी कम्प्लेक्स बन रहा है, वो भी निश्तर में डोनेशन में बन रहा है। लेकिन ये चीज़ें डोनेशन से बन जाती हैं, लेकिन आगे चलने के लिए जब तक गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी, इनको स्टाफ नहीं देगी, डॉक्टर्स नहीं देगी, पैरामेडिक्स नहीं देगी, तो ये आगे देर पा नहीं चल सकेंगे और ये सिस्टम जो है इस तरह फ्लॉप हो जाएगा और ये जो प्रोजेक्ट है ये आगे 2-4 साल बाद बिल्कुल ही बंद हो जाएंगे, इस तरह अगर डॉक्टर्स की कमी को पूरा नहीं किया जाएगा। उसके साथ साथ जो जिस तरह अब कोरोना फैला है और निश्तर हॉस्पिटल ने कोरोना के मरीज़ लास्ट अब जो 4th लहर अब चल रही है पिछले महीने डेट से, इसमें 300 350 तक मरीज़ गए हैं कोरोना के। और हमने बारहा कहा है, वाइस चांसलर साहब ने भी सेक्रेटरी साहब को लेटर लिखे हैं, उसके बाद भी बारहा मुतालबा किया है कि डॉक्टर्स की भर्ती की इजाज़त दी जाए। कोरोना निश्तर में बढ़ गया है, लाहौर के अस्पतालों में इजाज़त दे दी गई है, लाहौर के अस्पतालों में, म्यू में, सर्विसेज में, उधर कोरोना कोविड कंसल्टेंट्स और डॉक्टर्स हैं। इधर सिर्फ वो 3 महीने के लिए रखे गए थे शुरू में, उसके बाद अभी तक उनकी 2 दफ़ा इंटरव्यू हुए हैं, उसके बाद उन इंटरव्यू पे ना भर्ती हो सकी है और ना दोबारा नए इंटरव्यू हो रहे हैं। और उसकी वजह से डॉक्टर्स की कोविड को डील करने, कोरोना के पेशेंट्स को डील करने के लिए भी इस टाइम डॉक्टर्स की शदीद शॉर्टेज है। देखिए, अभी बात हुई शॉर्टेज की है, तो अभी जिस तरह से आप देख लें प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ जो है, अच्छा वहाँ पर जो है डॉक्टर्स के इंटरव्यूज़ होते हैं फिर कैंसिल हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अभी अच्छा जो इंडक्शंस होनी है वो नहीं हो रही, पैराफ्रीज आपके जो BHUs हैं, DDHCs हैं, आपके DHQ है, वो सब तकरीबन खाली पड़े हैं। वहाँ पर स्टाफ का बहुत बड़ा इशू है कि वहाँ पर उस तरह से डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। बिल्कुल ऐसे। अब उसमें ये था जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी के हैं उसमें इंटरव्यू हुए हैं, 2 दफ़ा कैंसिल हुए हैं। उसमें 40-50 सीटें होती थी और 600-700 तकरीबन कैंडिडेट इंटरव्यू में एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। और इतना ज़्यादा। उसके बाद सीटें फाइनलाइज हुई हैं, CO साहब ने डिप्टी कमिश्नर को भेजी हैं, पिछले आमिर खटक साहब थे, उन्होंने फाइनल करनी थी, उनका ट्रांसफ़र हो गया। नए DC आ गए, उन्होंने कहा जी मैं इस सीट्स पे नहीं, दोबारा री इंटरव्यू करें। री इंटरव्यू कंडक्ट करा के उनके पास 2 महीने फाइल पड़ी रही है, उन्होंने उस पर साइन करके आगे फॉरवर्ड नहीं किए, वो भी ट्रांसफ़र हो गए। अब भी हमने दोबारा CO साहब से बात की, हम कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर से मिलेंगे, इनसे भी हमारा मुतालबा है कि जो इंटरव्यू हो चुके हैं पिछले DC साहब की सरपरस्ती में, नए डिप्टी कमिश्नर साहब उनको फौरी तौर पे फॉरवर्ड करें सेक्रेटरी को, ताकि जो डॉक्टर्स की वेकेंट सीट्स हैं उन पे भर्ती हो, ताकि जो प्राइमरी सेकेंडरी BHU, रूरल हेल्थ सेंटर और उधर डॉक्टर्स की शॉर्टेज है, जो गरीब मरीजों को शदीद मसाइल हैं, उसका हल हो सके। अभी देखिए ना, अभी पैराफ्रीज के अंदर बहुत ज़्यादा वो वैकेंसीज हैं, जो गुंजाइश भी है कि वहाँ पर डॉक्टर्स की ज़रूरत भी है, क्योंकि अभी एक डॉक्टर BHU में होता है, अभी वो कितना काम कर सकता है। अभी इसी तरह से अगर वहाँ पर 24/7 के हिसाब से 8 आवर्स के रोटेशन पे डाल दिया जाए। बिल्कुल हमने ये मुतालबा किया था लास्ट, जो डिप्टी कमिश्नर से हमारी मुलाकात हुई थी और कमिश्नर साहब से भी, अब दोनों तब्दील हो गए। असल इशू ये है कि गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी को और हर चीज़ को, सिस्टम को फौरी तब्दील करती जा रही है, यानी कि एक डिप्टी कमिश्नर आएगा 4-5 महीने बाद उसको तब्दील कर देंगे, उसको सिस्टम पता ही नहीं चलेगा। हमने उनको कहा था कि BHU को 24/7 करें, उनमें हर शिफ्ट में डॉक्टर दें, लेडी डॉक्टर दें, ताकि डॉक्टर्स जो इतनी ज़्यादा बेरोजगारी, अब 1000 सीट पब्लिक सर्विस कमीशन की आई है, उसमें 9000 डॉक्टर्स ने अप्लाई किए। इतनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, डॉक्टर्स इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं,
प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, फॉरेन से हैं, इधर के गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन से हैं, तो डॉक्टर्स में तो अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ रही है, डिप्रेशन बढ़ रही है, आगे ट्रेनिंग स्लॉट्स नहीं है, आगे जॉब्स नहीं है, उसकी वजह से, और ख़ास तौर पे मरीजों की जिस तरह तादाद बढ़ रही है, मरीजों की केयर में भी हर जगह पे इसी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। डॉक्टर्स अभी इसके साथ अभी देखें ना, अभी एक चीज़ का देखने की बात ये कि अभी हमारे यहाँ पर एक स्ट्रक्चर के अंदर जो बेसिक है कि हमारे कोई वो नहीं है कि काउंटिंग नहीं है कि हमने कि कितने हमारी रिक्वायरमेंट है डॉक्टर्स की। देखें प्राइवेट भी डॉक्टर्स कॉलेजेस बनते जा रहे हैं, आप देखें हर साल 1-2 नए कॉलेजेस बन जाते हैं। अच्छा, फिर वहाँ पर फैकल्टी अच्छी नहीं है। अच्छा, एक ही डॉक्टर है, प्रोफेसर डॉक्टर है, उसका 3 मेडिकल कॉलेजेस उसका नाम लिखा हुआ है, यानी उसको मेंशन किया गया है। तो ये इस चीज़ पे भी तो देखने की ज़रूरत है। बिल्कुल, इस पे ठीक आप कह रहे हैं। उसमें ये है कि गवर्नमेंट ने जो रूल एंड रेगुलेशन लगाए हुए हैं वो गरीबों के लिए लगाए हुए हैं, और जो कॉमन डॉक्टर या जूनियर डॉक्टर है उसको इम्पोज सिर्फ किया गया जी। अब जिस तरह के आप कह रहे हैं कि प्राइवेट कॉलेजेस बन गए, उनका स्टैंडर्ड नहीं है, बहुत सारों का उनकी फैकल्टी नहीं है। एक तो वहाँ से जो स्टफ निकलेगा वो क्या होगा? छोटी छोटी बिल्डिंग में जो अस्पताल बने हुए हैं, जो पीएमसी या बनी है, इनको पहले तो उनको देखना चाहिए था ना। इनको सिस्टम को बेहतर करने के लिए फैकल्टी पूरी करनी चाहिए थी, जो पीएमसी की जिम्मेदारी थी। अस्पताल कॉलेजेस को स्टैंडर्ड बेहतर करना था, वो उस तरफ नहीं गए, वो एनएलई के पीछे पड़ गए। उन्होंने अपनी सारी एनर्जीज एनएलई पे लगा दी हैं, डॉक्टर एहतजाज पे शुरू हो गए, कन्फ्रंटेशन शुरू हो गई है, ना डॉक्टर्स को इनपुट दे सके, ना उन्होंने कोई बेहतरी की है, और इस तरह चीज़ें खराब अभी क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम देखने में आ रहा है, क्योंकि जो डॉक्टर्स प्रोटेस्ट पे चले जाते हैं, स्ट्राइक्स पे चले जाते हैं, तो उसको सफ़र जो पेशेंट करता है, आपकी ओपीडीज बंद हो जाती हैं 20-20 दिन के लिए, 15-15 दिन के लिए, तो वहाँ पर पेशेंट सफ़र कर रहा होता है, उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। अच्छा, डॉक्टर्स की बात सुने, वो भी अपनी जगह पे राइट पे लगते हैं, बट गवर्नमेंट उस तरह से उसको नहीं जवाब कर रही, रिस्पांस नहीं करती कि यानी कि तमाम प्रॉब्लम सेटल डाउन हो जाएं और लोगों को प्रॉब्लम भी ना हो, डॉक्टर्स के प्रॉब्लम भी सॉल्व हों। बिल्कुल इसी तरह अब गवर्नमेंट जो हमारे जायज़ मुतालबात हैं हमारे साथ बैठ के बात करे। हम कभी भी आउटडोर बंद नहीं करते, हम नहीं चाहते कि गरीब मरीजों का इस्तेसाल हो, हम कभी भी इस तरह के नहीं करते। हम अपना मुतालबात रिकॉर्ड करने के लिए पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके बाद हम ब्लैक रिबन्स बांधते हैं, उसके बाद एहतजाज करते हैं, हम स्टेप वाइज अप्रोच में आगे बढ़ते हैं। अब जिस तरह एनएलई है, हमने पीएमए के प्लेटफॉर्म से 2 दफ़ा निश्तर में एहतजाज किए हैं, एक मेगा प्रोटेस्ट किए हैं। हमने गवर्नमेंट को बताया कि हमें इस पर रिजर्वेशन है, हम ये किस सूरत मानने नहीं जा रहे, आप इसको जो हमसे बैठ के बात करें स्टेक होल्डर से, और इसमें तब्दीलियाँ लेके आएँ, इसमें चेंजेस लेके आएँ, और ये एनएलई को ख़त्म करें। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दिया। गवर्नमेंट जब इस तरह करेगी तो डॉक्टर स्टूडेंट्स फ्रस्ट्रेशन में आके ऐसे जब बिल्कुल ही गवर्नमेंट इम्पोज कर देगी, तो लाज़मी बात है फिर एहतजाज का दायरा कार भी हम वसी कर देंगे। जी बिल्कुल, जिस तरह से जुल्करनैन साहब बता रहे हैं कि जी के यहाँ पर जो प्रॉब्लम आ रहा है कि डॉक्टर्स प्रोटेस्ट पे भी जा रहे हैं, और वहाँ पर प्रोटेस्ट करना भी उनका बनता है, क्योंकि बहुत से ऐसे मसाइल हैं कि जो अभी तक गवर्नमेंट उस पर फोकस नहीं कर रही। इन चीज़ों को हम मज़ीद भी आगे डिस्कस करते हैं। इस वक्त हम लेते हैं एक ब्रेक। इमरान खान, आपको हमने वोट दिए हैं, नियाज़ी साहब हमारे बारे सोचें। क्योंकि यहाँ पे डेजर्ट एरिया है, एक ही फसल होती है लोगों की साल में, और ज़रिया माश उसी पे चल में ये मनाया जा रहा है, और इसमें जो हमारे शहीद होते हैं उनको हम उनकी याद में ये मनाया जाता है। ये गुजारिश करूँगा कि जिस तरह से हमेशा जोश व जज्बे से मनाते हैं 14 अगस्त, इस दफ़ा भी मनाया जाए। कॉलेजेस हैं, हमारे जो स्कूल्स हैं, ये सब मिलकर ये कर रहे हैं, और ये जो विजन है इमरान खान साहब का, सरसब्ज़ पाकिस्तान। पंजाब इमरजेंसी सर्विस और दूसरे अज़ला की तरह हमारे ज़िला लिया में भी ये मुहिम ज़ोर शोर से जारी है। आर्मी को और तरक्कियाँ दें, उनको दुश्मन नीस्त व नाबूद हों। कोई आला अफसर आए और इस मुल्क को आगे संभाले, कंट्रोल करे, क्योंकि आर्मी के अलावा हमें कभी भी सहूलत नहीं मिली। जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान। इतवार की शाम 7:05 पर।
जहां हम आपको दिखाएंगे पाकिस्तान भर में रूनुमा होने वाले वाकयात। मुलाकात होगी आपकी धरती के हीरोज से, बातें करेंगे वो जो आप सुनना चाहते हैं। अफगानिस्तान में जो सूरत हाल शौकत साहब इस वक्त नजर आ रही है, जो जमींदार हैं, जो लोकल हैं, जो अफगानी हैं, उन्होंने एक्सटर्नल फोर्सेस को शिकस्त दी है। दिखाएंगे वो जो आप देखना चाहते हैं। वर्कर्स को उस तरह मकाम मिल रहा है जिस तरह मिलना चाहिए। कारकुन को बेचारा धक्के के अलावा मिलता कुछ नहीं है ना। भट्ट साहब की बात के साथ 100% में बिल्कुल तायद करता हूँ। मसाइल उजागर करेंगे, गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई की चक्की में पिसे आवाम की। दिखाएंगे आपको इलाकाई रंग, सकाफती विरसा, रीत रिवायात और वो सब कुछ जो आप देखना चाहते हैं। तो देखते रहिए टी विद सजाद खोखर। देखिए टी विद सजाद खोखर हर सोमवार और मंगल शब 8 बजे ओनली ऑन एन न्यूज HD। वेलकम बैक। नाज़रीन, यहाँ से हमने बात छोड़ी कि डॉक्टर्स के हवाले से डॉक्टर के जो मसाइल हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। वहीं पे हम जुल्करनैन साहब से भी बात करते हैं कि जो पेशेंट को फेस करने पड़ते हैं प्रॉब्लम, कि निश्तर हॉस्पिटल जो सबसे बड़ा जो साउथ का हॉस्पिटल है, इसके अंदर जब पेशेंट आता है तो यहाँ मेडिसिन का एक बहुत बड़ा इशू है कि मेडिसिन कम है, फिर पेशेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करते हैं। जुल्करनैन साहब बताइएगा कि निश्तर हॉस्पिटल में आने वाले मरीज़ों को ये एक बहुत बड़ी शिकायत है कि जी कि यहाँ पर मेडिसिन नहीं मिलती आसानी से। बिल्कुल, उसके जो मेन रीज़न है वो फंड्स और बजट की कमी है। जो हुकूमत फंड्स 10 से 15 साल पहले दे रही थी, अब भी वही फंड निश्तर हॉस्पिटल को दे रही है। निश्तर हॉस्पिटल में बर्डन डबल हो गया है। मरीज़ बहुत पूरे पंजाब, आपको पता है KP बलूचिस्तान से आते हैं आप, और उनका दूसरा सिस्टम जो मेडिसिन देने का और मेडिसिन की सप्लाई का वो ठीक नहीं है। गवर्नमेंट को एक साल पहले इस सिस्टम को शुरू करना चाहिए कि मेडिसिन की परचेज़ की जाए कि ये टाइम है परचेज़ का, उसके बाद उसकी DTL होती है, ड्रग टेस्टिंग होती है, उसका टाइम होता है, उसमें ये टाइम हो। उसके बाद जो मरीज़ों के यूज़ के लिए अवेलेबल मेडिसिन आ जाए, जब तक नई मेडिसिन पुरानी ख़त्म हो उससे पहले नई मेडिसिन आ जाए। अब इस तरह होता है कि पुरानी कई दफ़ा बजट लेट रिलीज़ होता है, क्वार्टरली बजट का सिस्टम इन्होंने नई गवर्नमेंट ने कर दिया कि हर पहले जो साल में बजट देते फ़र्ज़ किया 1 करोड़, अब वो 3 महीने बाद 25 लाख देते हैं। वो 3 महीने की चीज़ें लेके वो अगला प्रोसेस करते हुए 2 महीने और गुजर जाते हैं, फिर वो बजट रिलीज़ होता है। फिर उसके बाद उसके मेडिसिन लेना, उसका प्रोसेस में काफ़ी टाइम लग जाता है। इनको एक सिस्टम सेंट्रलाइज करके या सिस्टम को एक डेडलाइन दे के उसमें सिस्टम को करना चाहिए। बजट जिस तरह के मरीज़ जितने आ रहे हैं, मरीज़ों का बर्डन है, उसके हिसाब से बजट रिलीज़ करें और सिस्टम को इस हिसाब से बेहतर करें कि दवाइयाँ ख़त्म होने से पहले, साल ख़त्म होने से पहले नई दवाई सिस्टम में आ जाए मेडिसिन, तो फिर तो मरीज़ों की बेहतरी होगी। नहीं तो अगर जब तक बजट नहीं बढ़ाएंगे और सिस्टम को बेहतर नहीं करेंगे, ये मरीज़ों को दवाइयात की शॉर्टेज रहेगी और उसकी वजह से मसला डॉक्टर्स के लिए होता है। डॉक्टर जब इमरजेंसी में खड़ा होता है, गरीब मरीज़ आता है, उसको दवाई एडवाइस करते हैं, वो दवाई फार्मेसी से, सरकारी अस्पताल इमरजेंसी फार्मेसी से या आउटडोर से या वार्ड में नहीं मिलती, मरीज़ डॉक्टर से लड़ता है मुझे दवाई दी जाए। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन इंतजामिया से तो उनका डायरेक्ट इंटैक्ट नहीं है, जो डॉक्टर ड्यूटी पे खड़ा है उससे लड़ेगा। उसके बाद जो गरीब मरीज़ है वो दवाई जो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो अपने मरीज़ के लिए वो दवाई नहीं ला सकता, उसकी वजह से उसके मरीज़ को नुकसान होता है, उसके मरीज़ की जान भी जा सकती है। जो लाइफ सेविंग ड्रग्स कई दफ़ा शॉर्ट होती हैं, लाइफ सेविंग ड्रग्स की शॉर्टेज की वजह से मरीज़ अगर खुदा न खास्ता फौत हो जाता है या उसकी जान बस से हार जाता है, तो उसमें लड़ाई झगड़े होते हैं, डॉक्टर्स को मारा जाता है, पीटा जाता है, एहतजाज होते हैं। वो सारे जो मसाइल हैं उनका जो मेन इशू है वो बजट की कमी, फंड्स की कमी और सिस्टम जो है। यहाँ पर एक चीज़ और भी देखने में आती है कि ठीक है फंड्स की कमी है, बजट का भी इशू है, तो लेकिन यहाँ पर परचेजिंग में मिस मैनेजमेंट भी है। बिल्कुल, मैंने आपको कहा है कि 2 इश्यूज़ हैं ना, एक तो बजट की कमी हो गई, दूसरा जो मिस मैनेजमेंट है उसके इश्यूज़ हैं कि टाइमली प्रोसेस को शुरू नहीं किया जाता, टाइमली उसको परचेज नहीं किया जाता। फिर टेंडर्स में अपनी कंपनीज को, अपने लोगों को नवाजा भी जाता है। बिल्कुल ऐसे होता है, इंसान अपनी कंपनियों को नवाजा जाता है, अपना सिस्टम को अपने 4 पैसे बचाने के लिए, या जो साहिब इक़्तिदार लोग हैं वो अपने फ़ायदे के लिए हज़ारों की तादाद में मरीज़ों को नुकसान पहुँचाते हैं। और ये इस सिस्टम को बेहतरी के लिए
इस सिस्टम इतने जो गवर्नमेंट आई है अब इसको भी 2.5-3 साल हो गए हैं, लाज़मी बात है इनको इन चीज़ों को देख के सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहिए ना, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने चाहिए, कोई रूल एंड रेगुलेशन नहीं बने। तो सालों साल से चल रहा है ये मसला। एक चीज़ और बताइएगा कि अभी एक पॉलिसी लॉन्च हो रही थी कि जी के डॉक्टर्स जो है सॉल्ट लिखेंगे, ब्रांड नहीं लिखेंगे, तो पीएमए इस पर क्या कहती है कि आया कि ये दिस इज राइट और रॉन्ग? हमारे ख्याल में तो डॉक्टर्स को तो कोई मसला नहीं है वो लिखें, लेकिन मरीजों के लिए इससे मसला होगा। इस पे इसलिए हमारी रिजर्वेशन थी कि अगर डॉक्टर साल्ट लिखेगा तो मरीज़ जब फार्मेसी में जाएगा या स्टोर में जाएगा तो वो तो जो उधर फार्मासिस्ट तो नहीं बैठा, उधर तो आम एक लेमैन आदमी बैठा है, जो दुकानदार बैठा है, उसने उसको अपनी मर्जी की दे देनी है दवाई जो लो स्टैंडर्ड की होगी। अगर डॉक्टर एक फ़र्ज़ किया मल्टीनेशनल दवाई लिख रहा है कि इस मरीज़ की इन्फेक्शन ज़्यादा है या इस मरीज़ को ज़्यादा इशू है, इसको एक अच्छी कंपनी की एक स्टैंडर्ड की दवाई मिले ताकि ये ठीक हो, वो डॉक्टर अगर साल्ट लिखेगा वो उसको एक 3rd क्लास कंपनी की दवाई दे देगा, उससे मरीज़ बेहतर नहीं होगा, मरीज़ के पैसे और बर्डन उसी तरह पड़ेंगे। ये तो डॉक्टर ने डिसाइड करना है ना मरीज़ को कौन सी दवाई देनी है। अगर डॉक्टर से ये इख्तियार आप ले लेंगे तो फिर आप डॉक्टर से ऊपर कोई अथॉरिटी बनाएं जिसके ऊपर इख्तियार दें जो इसका डिसाइड करे। बाहर के मुल्कों में जो ये मिसाल देते हैं यूएसए और यूके की कि जी उधर सॉल्ट होता है और ये होता है, उधर मेडिकल स्टोर पे फार्मासिस्ट बैठा होता है, अवेयरनेस लेवल ज़्यादा है। हाँ अवेयरनेस है, उधर फार्मासिस्ट दवाई देता है उसमें, और उनकी जो गवर्नमेंट की तरफ से है ना, फ़र्ज़ की एक सेफ्टेक्सोन सॉल्ट एंटीबायोटिक है, उसकी एक ही कंपनी उसका पूरा ऑडिट करके पूरी उसकी चेक करके वो एक कंपनी को या 2 कंपनियों को इजाज़त देते हैं जो अप टू द मार्क होती हैं जो वो साल्ट बनाती हैं। इधर तो एक साल्ट की सैकड़ों कंपनी है, इधर तो कोई चेक एंड बैलेंस है ही नहीं। कोई घर में भी, इधर ही मुल्तान में कितनी कंपनी है जो घरों में दवाइयाँ बन रही हैं और मार्केटों में बिक रही हैं। इस तरह इस सिस्टम को अगर आप बेहतर नहीं करेंगे, दवाइयों को स्टैंडर्ड क्वालिटी को बेहतर नहीं करेंगे, फार्मासिस्ट नहीं बिठाएंगे, उससे पहले आप साल्ट डिपोज कर देंगे, मरीजों को नुकसान होगा इससे। अच्छा, एक चीज़ और इसमें देखने की जो बात थी कि डॉक्टर्स जो मेडिसिन हैं, एक आम लोगों की ओपिनियन है कि डॉक्टर बहुत ज़्यादा मेडिसिन लिख देते हैं, इतनी की ज़रूरत नहीं होती जितनी लिख दी जाती हैं। क्योंकि देखें अभी एक डिजीज़ है तो उससे रेलेवेंट 4 मेडिसिन वो लिख दी गई, 6 उसमें मल्टीविटामिन्स लिख दिए गए। वो बात आपकी ठीक है, लेकिन जो तो इसको भी तो कंट्रोल करने की कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। हम जो है पीएमए के प्लेटफॉर्म से कभी हमने माल प्रैक्टिस को प्रमोट नहीं किया, कभी हमने अनएथिकल को नहीं किया। कोई अगर डॉक्टर्स में से को गलत करता है, हमने इसको इस तरह किसी तरह भी सपोर्ट नहीं किया। कोई गलत दवाई लिखता है, कोई गलत काम करता है, हम जो है पॉलिसी मेकर्स के साथ एज अ स्टेक होल्डर बैठ के हम चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं ताकि मरीजों को भी फ़ायदा हो, डॉक्टर्स को भी फ़ायदा हो। जो दवाइयाँ जो ज़रूरी दवाइयाँ होती हैं, कई दफ़ा मरीज़ की बीमारी इस तरह की होती है कि फ़र्ज़ किया उसको मैदे में दर्द है तो उसको साथ उल्टी भी होती है, कब्ज़ भी होती है, इसलिए उसको हर सिम्टम की दवाई देनी पड़ती है। इसलिए उसकी दवाइयाँ वो कहता है कि ये एक दवाई दे, एक दवाई नहीं 3-4 दवाइयों से उसकी बेहतरी होती है। तो मरीज़ चाहता है कि मैं हफ्ते 2 हफ्ते में दवाई खा के बेहतर भी हूँ। मरीज़ को अपना रिजल्ट भी देखना होता है ना, डॉक्टर को भी देखना होता है कि मरीज़ ने बेहतर भी होना है। अगर मरीज़ बेहतर नहीं होगा तो डॉक्टर को तो लाज़मी बात है फ़ायदा नहीं होगा उस चीज़ से कि मरीज़ मेरा बेहतर नहीं हो रहा। इस हवाले से अगर कोई एक्स्ट्रा दवाई लिखते हैं तो वो हम उसको हम बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते। लेकिन जो ज़रूरी अद्वियात है 90% डॉक्टर ज़रूरी अद्वियात लिखते हैं। नॉट आउट, बट देखें ना कि अभी WHO के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, वो पूरी दुनिया में ओवरऑल कहीं ना कहीं डिफरेंट पैराए में वो लागू होते हैं, उनको समझा भी जाता है, कंसिडर भी किया जाता है। जो WHO कहता है वो कहता है कि एक मेडिसिन पे 2 से 3 मैक्सिमम मेडिसिन है और वो 1 मेडिसिन को ज़्यादा प्रायोरिटी पे करता है। लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है कि वो 4 मेडिसिन 5 मेडिसिन वो कर दी जाती हैं। अच्छा, इसमें ये भी एक जनरल एक देखने की बात है कि मल्टी जो कंपनीज़ हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, वो डॉक्टर्स को अप्रोच करती हैं। वो बात आपकी बिल्कुल ठीक है, वो इस तरह की माल प्रैक्टिस होती है फार्मास्यूटिकल कंपनी की तरफ से भी और एक्स्ट्रा दवाइयाँ। लेकिन मोर देन, मैं अथेंटिक आपको बात बता रहा हूँ बावजूद उससे कि मोर देन 90% डॉक्टर्स जो हैं जेन्युइन मेडिसिन लिखते हैं, अप टू द मार्क ब्रांड की लिखते हैं और अच्छी वो जो इतनी ज़रूरत होती है उतनी लिखते हैं। अगर लेस दैन 10% जो हैं वो इस तरह काम करते हैं, जो एक्स्ट्रा मेडिसिन लिखते हैं या गलत लो स्टैंडर्ड के लिखते हैं, वो कहते हैं हम उनको इस तरह सपोर्ट भी नहीं करते। और हम चाहते हैं हम उसमें एक गवर्नमेंट को मैकेनिज्म बनाए, कोई सिस्टम बनाए जिसमें एक चेक एंड बैलेंस हो, हम उसको बिल्कुल ही सपोर्ट करेंगे। कोई अच्छा, इन चीज़ों के साथ साथ चलते चलते हम आखिर में एक और बात भी करते हैं कि PMA है, YDA है, इस तरह की और बहुत सी तंजीमें बन चुकी हैं जो डॉक्टर्स ने बना ली हैं। इसकी क्या वजह है? हालांकि देखें बात तो एक ही होनी है, लेकिन वो भी उसकी मुख्तलिफ ब्रांचेस बन गई हैं, सिस्टर्स वो बन गई हैं, एसोसिएशंस बन गई हैं।
तो इसकी क्या वजह है कि क्यों आप समझते हैं कि ऐसा होना हुआ है? उसका ये वजह है कि जो PMA है, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन, ये लाज़िम बात है मदर ऑर्गेनाइजेशन है डॉक्टर्स की, जो पिछले 50 से ज़्यादा साल से पूरे मुल्क के हर डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल मौजूद है। और जो PMA मुल्तान है, ये वाहिद इलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है ज़िला मुल्तान के डॉक्टर्स की। हमारे 45 से ज़्यादा रजिस्टर्ड डॉक्टर्स वोटर्स भी हैं और प्रॉपर इलेक्शन के थ्रू हम आए हैं। और जिस जगह इलेक्शन नहीं होते वो लाज़िम बात है हर कोई पर्सनल मफाद के ज़रिए और उसके ज़रिए ग्रुपिंग करके और वो बनाते हैं। लाहौर और पंजाब में अपर एरियाज़ में जिधर इलेक्शन नहीं हुए या इलेक्टोरल प्रोसेस नहीं हुआ, तो PMA जिधर वीक हुई है उस जगह पे YD यंग डॉक्टर्स भी आए हैं। लाज़िम बात है उन्होंने डॉक्टर्स के मसाइल पे आवाज़ उठाई है। और जो मेन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो मेन दो हैं, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन या YD के। उसके अलावा जो हैं बाकी छोटे मोटे ग्रुप हैं वो पर्सनल कैपेसिटी में लोगों ने बनाए हुए हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। यानी वो अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए ग्रुप्स बने हुए हैं, या प्रेशर ग्रुप्स या एडमिनिस्ट्रेशन को अपने ज़ाती मफाद लेने के लिए ब्लैकमेल करते हैं या उस तरह के हैं। बाकी और जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है जिन पे डॉक्टर्स को ट्रस्ट भी है और जो डॉक्टर्स के लिए काम कर रहे हैं वो PMA है। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमने आज डॉक्टर जुल्फ़िकार साहब से बात की और बहुत से डॉक्टर्स के मसाइल हम सामने लाए। उसी तरह से जो पेशेंट्स के मसाइल हैं वो भी डॉक्टर साहब तक पहुँचाए कि जो पेशेंट्स को फेस करने पड़ते हैं, जो निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान के अंदर जो प्रॉब्लम है, उसके अलावा बाकी जो पूरे ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनके हवाले से भी आज बात की। तो एक तो डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए, और इसके साथ साथ हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर्स भी जो है कि उसी तरह से अपनी फुल एनर्जी के साथ पेशेंट्स के लिए काम करेंगे, पेशेंट्स को एंटरटेन करेंगे ताकि प्रॉब्लम ना आए। और इसके साथ ही हम इजाज़त भी चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।